Hello everyone, my name is Yash Punya and in this particular video we are going to look at the solution of the problem shortest route one. So ये जो है हमारी प्रॉब्लम CSES के प्रॉब्लम सेट के अंदर आती है जो कि ग्राफ सेक्शन के अंदर आती है. सो आज हम इस प्रॉब्लम को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो इस प्रॉब्लम में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी एल्गोरिथम होती है डाइजेस्टर एल्गोरिथम उसे समझेंगे. और डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो है किसी भी ग्राफ जब भी हम ग्राफ के क्वेश्चंस कर रहे हैं ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो डाइजेस्टर एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो आज हम इसे भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर उसके साथ साथ हम अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे. तो अब जल्दी से प्रॉब्लम देख लेते हैं. इसमें हमारे पास n सिटीज़ और m फ्लाइट्स दी गई है. हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कंट्री है या कुछ कोई हमारे पास रीजन है उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ़ सिटीज़ है और उन सिटीज़ को कनेक्ट कर दिया. कुछ नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स है हमारे पास. ये हमारे पास सिटीज़ है और हमारे पास कुछ फ़्लाइट्स हैं जो इन सिटीज़ को कनेक्ट कर दिया और हर फ्लाइट का एक कुछ कॉस्ट भी हमें गिवन है कि एक फ़्लाइट से दूसरी मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए कुछ हमारा कॉस्ट है वो भी हमें दिया गया है. तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि यार एक तो हमारा डायरेक्शनल ग्राफ है क्योंकि हमें ए से बी सिटी पे जा रहे हैं और उसके बाद ये क्या वेटेड ग्राफ है. हमें कुछ वेट भी दिए गए. वेट इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट हमें दिया गया है कि फ़्लाइट की क्या कॉस्ट होने वाली है. तो यही हमारी सिंपल सी प्रॉब्लम होने वाली है और इसमें जो हमारा टास्क होगा वो ये होगा कि हमें एक सिटी नंबर मतलब सिरजिला एक सिटी है जिसका हमने नोट जो है वो 1 दिया गया है. मतलब कि सिटी नंबर 1 से बाकी सभी सिटीज़ तक जाने का हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट लगेगी वो हमें बताना है. फॉर एग्जांपल कि 1 से 4 5 पे जाने के लिए या हमारे पास मतलब कि 1 से 5 पे जाने के लिए दो पाथ हैं. हम इधर से आ सकते हैं इधर से. तो हमें बताना होगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिससे हमें जा सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ 1 1 है यहाँ पे 10 10 है. तो यहाँ से अगर हम गए तो हमारी टोटल कॉस्ट 20 लगेगी. यहाँ से हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो सिर्फ 2 लगेगी. तो हम 1 से 3 5 पर इसी वाले पाथ पर आएंगे. बस यही हमारा टास्क है कि हमें सिटी नंबर 1 से बाकी सभी सिटीज़ तक जो है मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. और मिनिमम कॉस्ट इन द टर्म मिनिमम जो पाथ है इन द टर्म ऑफ कॉस्ट है वो यहाँ पे. और मतलब कि सिर्फ एक ही सिटी से हमें काम करना है. तो ये सिंगल सोर्स वाली हमारी प्रॉब्लम होने वाली है. बाकी हम इनपुट देख लेते हैं. हमें इनपुट में ए बी सी हमें दिया हुआ है. मतलब कि ए से बी हमारी फ़्लाइट जाएगी जिसकी कॉस्ट होने वाली है सी. तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे समझी. उसके बाद हम देखते हैं कि हम बस आउटपुट हमें एन इंटीजर्स प्रिंट करने हैं जो कि हमारी सिटीज़ का कॉस्ट होगा कि 1 सिटी से 2 पे 3 पे कैसे गए. हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर लेते हैं. तो एन की वैल्यू 10⁵ तक जा रही है. तो मतलब कि हम एडजेसेंसी लिस्ट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने ग्राफ के लिए. एम जो है वो हमारी नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. एन हमारी नंबर ऑफ़ सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे हमने वो देख लिया जो एन का नंबर होने वाला है मतलब का सिटीज़ का जो नंबर होने वाला है वो 1 से एन तक ही जो है डिफ़र करेगा. मतलब 0 to n-1 नहीं होगा. तो हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है. और यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो 10⁹ में जा रही है. तो इसका मतलब है कि कॉस्ट हमारी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है. तो हमें इंटीजर ओवरफ्लो का यहाँ पे चांस है. इस इंटीजर ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए अगर आप सी प्लस प्लस में कोड लिखते हो तो आप लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ कीजिएगा. वरना आप जावा का यूज़ करते हो तो आप सिंपल लॉन्ग का यूज़ कर लेना. तो इससे क्या होगा हमारा जो इंटीजर ओवरफ्लो नहीं होगा. बाकी इनपुट और आउटपुट आगे समझने की कोशिश करते हैं. तो अपना प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करते हैं और जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते रहेंगे हमें प्रॉब्लम का पूरा जो क्रक्स है वो समझ में आ जाएगा और हमें क्या करना है. हमारे पास एन सिटीज़ है जिसमें कि एन वन वे रोड्स है. रोड्स नहीं फ्लाइट्स है एक ही बात हो गई. और हम सिटी ए से सिटी बी में जा रहे हो उसकी कुछ कॉस्ट है सी. ठीक है. तो हमें बताना है कि मिनिमम टोटल कॉस्ट क्या होने वाली है हमारी सिटी 1 से बाकी सारी सिटीज़ तक. ठीक है. यही चीज़ हमने समझी थी कि सिटी 1 से बाकी सारी सिटीज़ तक जाने के लिए हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या होने वाली है. यहाँ पे हम अपना एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. एक डिस्टेंस एरे बना लेते हैं. डिस्टेंस एरे में बस हमारा आंसर स्टोर होगा कि एक पर्टिकुलर नोड 1 से बाकी सिटीज़ पे जाने की कॉस्ट क्या होने वाली है. अब देखा जाए तो 1 से 1 तक तो ज़ीरो ही कॉस्ट होगी. 1 से अब हम सेम नोड पे जा रहे तो हमारी कॉस्ट क्या ही लगेगी. हम देखें तो 1 से 3 में एक ही शॉर्टेस्ट हमारा पाथ है. उसमें एक तो 2 है एक 4 है. तो हम यहाँ पे क्या आएगा हमारा मिनिमम ऑफ 2,4 विच इज़ 2. तो हमारा 2 आ गया. अब अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ एक तो डायरेक्ट पाथ है हमारे पास कि हम 1 से 2 पे आ जाए तो हमारा 6 होगा. यहाँ पे एक और पाथ भी है हमारा विच इज़ दिस.
तो हम इस पाथ में हमने क्या किया, हम 1 से 3 पे आए जिसकी कॉस्ट 2 थी, फिर 3 से 2 पे गए जिसकी कॉस्ट हुई 3। सो 2 + 3 = 5, 6 और 5 में मिनिमम क्या है 5। तो 2 पे आने के लिए मिनिमम कॉस्ट जो है वो ऐसे लगेगी, और 3 पे हम सिंपल डायरेक्ट ही आ गए इस वाले पाथ से। सो ये वाली चीज़ हमने समझी, और ये हमें अब जो भी हमारे टेस्ट केसेस दिए जाएंगे उनके लिए, सभी टेस्ट केसेस के लिए इसी तरह से हमें काम करना होगा। तो यहाँ पे आपने सोचने वाली एक ही चीज़ है कि यहाँ पे हम BFS का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं, और हमने एक ही चीज़ समझी है कि यार जब शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं तो हम BFS का यूज़ करते हैं। तो पर यहाँ पे BFS काम नहीं करेगा, वो क्यों नहीं करेगा आप पॉज करके सोच सकते हो, बाकी इस वीडियो में मैं आगे तो समझाने ही वाला हूँ। सो आगे हम देखते हैं कि हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। पैटर्न में हमने देखा कि हमें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है, वो भी वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो हमने एक चीज़ तो देखी कि ग्राफ वेटेड है हमारा, ठीक है, कोई भी नेगेटिव वेट्स नहीं है। नेगेटिव वेट्स ना होने का मतलब है कि कॉस्ट कभी भी नेगेटिव तो होने वाली नहीं, कि जो हमारी फ़्लाइट की कॉस्ट है कोई -100 बोल दे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारी इम्प्लाइड ही है कि कोई भी नेगेटिव वेट्स नहीं है। बाकी हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है 1 से बाकी सारे जो हमारे नोड्स हैं उनका, उन तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो होती है वो परफेक्ट मैच होती है। डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो है वही हमारा यहाँ पे क्या है, परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सो डाइजेस्टर से पे जाने से पहले हम समझते हैं कि हमने BFS का यूज़ क्यों नहीं किया। अब BFS का यूज़ क्यों नहीं किया, अगर आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे तो BFS जो एल्गोरिथम है वो हमें क्या बताती है, एक शॉर्टेस्ट पाथ देती है। BFS gives shortest path in terms of steps, in terms of steps। स्टेप्स की फॉर्म में हमें शॉर्टेस्ट पाथ दिया जाता है, वेट की फॉर्म में नहीं दिया जाता। स्टेप्स की फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम A से B हैं, हम हमें A to B जाना है। अब A to B जाने के लिए हमारे पास एक नोड यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 और 3। सो अगर BFS काम करेगा तो वो देखेगा कि यार A से B जाने के लिए अगर हम ये ऊपर वाला पाथ लेते हैं तो हमें सिर्फ एक ही सिटी को ट्रैवल करना पड़ा। सो मतलब कि यहाँ पे स्टेप हमारा कितना हुआ, सिर्फ 1 हुआ। और अगर हम इस पाथ से जाते हैं तो हमारे स्टेप्स कितने हुए, हमारे स्टेप्स हुए 2। वहाँ पे ऊपर हमारा सिर्फ एक ही स्टेप लगा, हमें नीचे हमारे 2 स्टेप लग गए। तो BFS क्या रास्ता देगा, ऊपर वाला रास्ता देगा, क्योंकि वो वेट को कंसिडर नहीं करता है। वो वेट को कंसिडर नहीं करता, वो स्टेप्स को कंसिडर करता। स्टेप्स बोल लो या नंबर ऑफ़ सिटीज़ बोल लो, नंबर ऑफ़ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस बोल लो, बहुत सारे टर्म्स हैं, आप समझ सकते हैं कि स्टेप का मतलब यहाँ पे मैं किस टर्म में बोल रहा हूँ। वो वेट को कंसिडर नहीं करता। वेट को कंसिडर करने का मतलब क्या है, अगर ऊपर वाले पाथ की कॉस्ट मान लो 10 और नीचे हमारे ये कॉस्ट हुई, तो ऊपर जो टोटल कॉस्ट है हमारी वो 20 हुई, नीचे टोटल कॉस्ट है हमारी 3 हुई। अब BFS क्या करेगा, BFS तो ऊपर वाला रास्ता दे देगा जो कि 20 से है, और अगर हम डाइजेस्ट्रा लगाएंगे तो हमें नीचे वाला पाथ देगा जो कि 3 है। मतलब कि BFS तो गारंटी नहीं करता है जो करेक्ट सॉल्यूशन है, BFS गारंटी करता है जब हमें मिनिमम स्टेप्स करने हो। तो मिनिमम स्टेप्स में हम कहाँ देखेंगे, जब वेटेड ग्राफ ना हो, हमारा सिंपल एक ही ग्राफ हो, या सभी ग्राफ में जितने भी हमारी साइकिल्स है, वेट्स है, उनका ग्राफ जो है वो सेम हो। तो उस तरह के केसेस में हम BFS का यूज़ कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे समझा कि हम BFS का यूज़ क्यों नहीं करते, आप ये पढ़ भी सकते हैं। सो हमारे यहाँ पे की इनसाइट यही आती है कि हमें डाइजेस्टर एल्गोरिथम का यूज़ करना है। अब जब डाइजेस्टर एल्गोरिथम है वो मिनिमम कॉस्ट पाथ फाइंड करती है किसी भी वेटेड ग्राफ के अंदर, जहाँ पे सारे वेट्स जो है वो नॉन नेगेटिव होते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब जैसे टोल्स, फ्यूल्स, टाइम, कुछ भी हो सकता है। A सिटी से B सिटी जाने में कुछ टोल लग रहा है या कुछ फ्यूल है या टाइम है, तो वो तो नॉन नेगेटिव ही होंगे। तो इस तरह के वेट्स में मिनिमम कॉस्ट हमें पता लगाता है, वो भी सिंगल सोर्स। बहुत ही पावरफुल एल्गोरिथम है। और अगर आप BFS बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आती है, नहीं भी आती है, मतलब कि BFS को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे हम, जब आप अब एल्गोरिथम देखोगे तो आपको समझ आएगा। सो ये क्या करता है, ये जैसे A से B जाना है तो ये आगे चलता है सिर्फ चीपेस्ट पाथ पे, मतलब कि ये एक्सपैंड होता है चीपेस्ट पाथ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ गए, यहाँ से हम 6 ऐसे गए। सो ये मान लो 10 और 1 है, तो ये क्या करेगा, ये जो चीपेस्ट पाथ है उस तरफ जाएगा, तो ये इधर गया। अब मान लो यहाँ पे जो है वो 11 हो गया, तो 1 + 11 12 हो गया आगे जाने के लिए। पर यहाँ पे सिर्फ 1 हुआ, तो यहाँ पे जब पाथ है 11, तो अभी 6 पे जाएगा इस पाथ से।
ना कि इससे, और आगे ये यहाँ से चला जाएगा ना कि यहाँ पे जाते हो, क्योंकि ऊपर पाथ जो है वो चीप हो गया। सो सिंपल सी बात है कि समझने वाली है कि ये जो एक्सपैंड करेगा ये चीपेस्ट पाथ के लिए एक्सपैंड करेगा, जो भी सस्ते से सस्ते इसी चीज़ें मिलती चली जाएंगी उस तरफ एक्सपैंड करता चला जाएगा। अभी नीचे आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझोगे, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा ये ड्राई रन करेंगे हम इस एग्जांपल को देखते हुए, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। हमें वन से बाकी सभी के लिए पाथ फाइंड करना है, तो हम एक डिस्टेंस एरे बना लेते हैं। डिस्टेंस एरे में हम क्या है, स्टोर करेंगे अपने डिस्टेंसेस को, कि हमारा वन से उस पर्टिकुलर नोड तक जाने का हमारा जो है वो डिस्टेंस क्या होने वाला है। मैंने आपको बताया कि हम बी एफ एस ही यूज़ करेंगे, पर जब हम बी एफ एस यूज़ करते थे तो हम क्यू का यूज़ करते थे, पर जब हम डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम की बात करते हैं तो हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हैं बी एफ एस के ही केस में। हम लगाएंगे बी एफ एस ही, पर हम नॉर्मल क्यू की जगह प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे, वो भी मिन हीप, क्योंकि अब हमें क्या एक्सपैंड करना है चीपेस्ट पे। चीपेस्ट का मतलब हुआ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ वेट, कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक्सपैंड करना है चीपेस्ट के लिए, और चीपेस्ट हमें मिलेगा प्रायोरिटी क्यू से। हम और तरीके से भी चीपेस्ट ले सकते हैं, पर प्रायोरिटी क्यू क्या है, हमें एक लॉग एन में दे देता है। बाकी अगर हम एल्गोरिथम लगाने लगे सिंपल क्यू की मदद से तो एन स्क्वायर में चली जाएगी वो कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसका कोई यूज़ नहीं है हमारा। इसीलिए डाइजेस्टा बी एफ एस ही लगाएगा, पर वो प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करके लगाएगा। अब एल्गोरिथम देखने की कोशिश करते हैं। हमारी ये एक प्रायोरिटी क्यू है, वन वन से तो डिस्टेंस ज़ीरो ही होगा, अब वन टू पे जा सकता है, तो उसने कितना कॉस्ट यूज़ की, 4। हमने वन से देखा तो वन से हमारी कॉस्ट लगी 4, मतलब कि हम जो है यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करेंगे हमारी कॉस्ट, जो भी हमारी करंट कॉस्ट है, या करंट डिस्टेंस बोल देते हैं, करंट डिस्टेंस बोल देते हैं, कॉमा हमारी जो सिटी है। ये पेयर जो है वो हमारी प्रायोरिटी क्यू स्टोर करके रखेगी कि हम करंट हमारा डिस्टेंस इस पर्टिकुलर सिटी तक क्या है और हम किस सिटी पे। तो हम वन से आए 4 के हेल्प से, 4 डिस्टेंस ट्रैवल करके 2 पे हम यहाँ पर आ गए, तो हमारी 4 से डिस्टेंस हो गई 4। अभी यहाँ पे इनिशियली सब जगह इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब यही है कि सिंपल हमने बस इनिशियलाइज़ किया हुआ है कि अभी वन से सब कुछ इन्फिनिटी है। और हाँ, प्रॉब्लम में ये क्या है, कंप्लीट ग्राफ की फॉर्म में हमें दिया गया है, तो मतलब यहाँ पे डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि हमें बार बार डी एफ एस यूज़ करना, हम वन से स्टार्ट करेंगे बी एफ एस का यूज़ करना, तो हम पूरे ग्राफ को ईजिली ट्रैवर्स कर पाएंगे। तो अब यहीं पे हम आगे आगे चलते हैं, जब हम 4 तक, अब हम 2 पर पहुँच गए, सो हम 2 को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही हम करते थे कि हम रिमूव करते हैं क्यू से, फिर हम मार्क करते हैं कि हमने ये विज़िट कर लिया है, उसके बाद हम वर्क परफॉर्म करते हैं और दोबारा से ऐड कर देते हैं। यही हमारे बी एफ एस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से होता है, कोई भी बी एफ एस के एल्गोरिथम हम लिखते हैं, हम यही करते हैं, हम रिमूव करते हैं, मार्क करते हैं, वर्क करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो हमने रिमूव किया, रिमूव करने के बाद हमने मार्क कर दिया ये विजिटेड, मतलब कि हमने सिंपल इसकी कॉस्ट अपडेट करी थी विच इज़ 4। अब इससे हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, हम यहाँ पे जा सकते हैं, और हम कहाँ पे, यहाँ पे जा सकते हैं। अब जब हम 4 पर गए इस पर्टिकुलर नोड से, तो 4 पे जाने की हमारी कॉस्ट क्या थी, हमारी करंट कॉस्ट जो है अभी के लिए करंट है हमारी 4, तो 4 + 3 7, 4, तो हम 4th सिटी पे चले गए 7 कॉस्ट से, हम अपडेट कर देते हैं। सेम हम 5th सिटी पे जा रहे हैं, क्या हमारी कॉस्ट होगी 4 + 5 9, से हम 5th सिटी पे चले गए। इसी तरीके से अब क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू थी, मेन हीप थी, तो कॉस्ट के हिसाब से इसने अपने आप को अपने आप ही एडजस्ट कर लिया, और 7 वाला जो है वो पहले आ गया, फिर ये 7 को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो हम 4 से आगे ट्रेवल्स करना स्टार्ट करेंगे और हम 5th नोड पे जाएंगे। सॉरी, ये 3 था हमारे पास, 3 को भी अपडेट कर देते हैं 9 से। हमने 7 और 4 को निकाला, तो हम 5 पे जा सकते हैं 6 से, मतलब कि अब हमारा जो करंट डिस्टेंस है वो है, क्योंकि हमने यहाँ से 4 को एक्सट्रैक्ट किया तो करंट डिस्टेंस 7 हुआ, 7 + 6 13, 13 से हम 5th नोड पे चले गए। इन्हें थोड़ा सा निकाल देते हैं, सॉरी फॉर दैट, इन्हें आगे ले आते हैं। तो अब हमने यहाँ से 13 को भी 5th तक हमारी कॉस्ट जो है वो 13 हो गई, हमने बस क्यू में डाल दिया,
अब हमने देखा कि मिनिमम क्या है, 9 वाला है हमारा, मतलब ये वाला पाथ अब मिनिमम है, तो हम 3 पर गए। हमने यहाँ पे 4 से 5 पे आए थे, हमने इसे छोड़ दिया क्योंकि अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई, तो ये क्यू में हमारा जो है वो पीछे हो गया। अब हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 के नोड 6 है और 5 है, तो हमने प्रिंट डाला। अब करंट डिस्टेंस हमारी क्या हुआ है, हमने यहाँ से निकाला तो करंट डिस्टेंस 9 हो गई, अभी तक 9 है। अब 5 पे जाएंगे तो 9 + 4 13, कॉमा 5, तो सेम ही डिस्टेंस आई, तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं। हम 6 पे गए, तो 6 पे जाने के लिए हमारी जो है वो हमारी करंट डिस्टेंस कितनी हो गई, 19 हो गई, 19,6 हो गई। एंड 6 को भी हम अपडेट कर देते हैं 19 से, 13 हमारा यही है। फिर हम किसी भी 13 से कहीं से भी निकालते हैं, हम नीचे 13 से मतलब 5 को निकालते हैं, करंट डिस्टेंस हमारी 13 हुई। 5 से हमने देखा कि हम 6 पे जा सकते हैं, 13 + 8 हमारा 21 हो जाता है, 21,6। तो ये क्या है, डिस्टेंस अभी जो करंट डिस्टेंस है उससे ज़्यादा है, तो हम इसे क्यू में नहीं डालेंगे, हम अपडेट नहीं करेंगे, और बस यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। तो बस हमने सिंपली BFS वाले ही यहाँ पे काम किया है, पर प्रायोरिटी क्यू का यूज़ किया है, और हम नेक्स्ट नोड पर तभी गए हैं जब अगर उसका डिस्टेंस जो है वो करंट डिस्टेंस से ज़्यादा है, तभी हमने अपडेट किया है, वरना हमने अपडेट भी नहीं किया। आप एक बार खुद से भी ट्राई रन करके देखोगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट एल्गोरिथम नहीं है, बहुत ही सिंपल। हमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे यूज़ करने होंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमें एक एडजेसेंसी लिस्ट का यूज़ करना है, जिसके अंदर हम पेयर क्लास का यूज़ करेंगे, पेयर इंटेंट। मतलब कि अगर हमारे पास U to V जाने के लिए C कॉस्ट है, तो हमारी एडजेसेंसी लिस्ट होगी U to V, C। इस तरह से एक पेयर होगा। तो इसी तरीके से हमारी अगर U1 U2 फिर V2 C2, इस तरीके से हमारी जो है वो एडजेसेंसी लिस्ट, मतलब कि ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि होगा हमारा इंट वर्सेस पेयर। पेयर में हमारी इंट कॉमा इंट होगा। अब इंट में क्योंकि कॉस्ट है तो हम यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग डाल सकते हैं कॉस्ट को स्टोर करने के लिए। बाकी आगे देखते हैं। हमारा डिस्टेंस एरे होगा जिसे हमने इन्फिनिटी से पहले इनिशियलाइज़ किया हुआ है, और n+1 का हमने यूज़ किया हुआ है उसका, क्योंकि हमारा जो सिटीज़ है वो 1 to n दी गई है, 0 to n-1 नहीं दी गई है, इस वजह से हम उसका यूज़ करेंगे। एंड ये हमें बता देगा कि डिस्टेंस कितनी है हर सिटी से हर सिटी तक की। उसके बाद हम क्या है, प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे। प्रायोरिटी क्यू में मेन हीप का यूज़ करेंगे, जो कि हमें हमेशा स्मॉलेस्ट करंट कॉस्ट वाली सिटी देता रहेगा। एल्गोरिथम देखता है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, फिर तो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। हम क्या पे यहाँ पे C++ का कोड यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो जावा भी यूज़ कर सकते हो, पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल हो। मैंने समझाया ये इस तरीके से, और मैं प्रॉब्लम भी आगे इसी तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर पाओ। ये हमने सिंपल अपने हेडर्स वगैरह डाले। हमने इंट को लॉन्ग लॉन्ग कर लिया, पहले ही इनिशियलाइज़ कर लिया, क्योंकि हमें कॉस्ट के साथ ही खेलना और वो लॉन्ग है, तो हमने वो पहले ही डाल दिया। इन्फिनिटी की वैल्यू हमारी जो है वो 10⁻18 हमने इनिशियलाइज़ कर लिए लॉन्ग होने की वजह से। हम int 32t मेन हमने लिखा, क्योंकि हमने इंट मेन नहीं लिखा, क्योंकि हमने इंट को लॉन्ग लॉन्ग कर लिया, इस वजह से हमने 32 बिट का इंट अलग से इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद ये हमारे फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो फास्ट इनपुट आउटपुट ही आपको यूज़ करना चाहिए। एंड उसके बाद हमने n और m की वैल्यूज़ रीड की यहाँ पे सिंपल, और अपना एडजेसेंसी लिस्ट बनाया, वो भी नेबर और कॉस्ट का। एडजेसेंसी लिस्ट को भी ये जो हमारा ग्राफ है वो n+1 हमने किया, क्योंकि हमारी जो सिटीज़ हैं वो 1 to n है, ना कि 0 to n-1, तो हमने n+1 कर लिया इसी वजह से। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है, डायरेक्टेड एजेस है, डायरेक्टेड एजेस होने की मदद से वजह से हमने u v और कॉस्ट को लिया, और हमने ग्राफ u में पुश बैक किया एक पेयर विच इज़ v कॉमा कॉस्ट, कि हम a to b जा रहे हैं c कॉस्ट के साथ, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो a b कॉमा c, इस तरीके से हमारा जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो होगी। रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस तरीके से। ये वाली चीज़ आप समझते होगे आराम से। अब आगे इसमें देखते हैं हमारे क्या होने वाला है। हमारी डिस्टेंस जो वेक्टर था वो हमने इनिशियलाइज़ किया n+1 से, और पहला जो डिस्टेंस है मतलब कि 1 सिटी से 1 तक की जाने की डिस्टेंस तो 0 ही है, वो हमने इनिशियलाइज़ कर लिया बस यहाँ पे। आगे हम देखते हैं कि हमें मिन हीप की ज़रूरत है, जिसमें कि हम करंट डिस्टेंस और नोड डाल रहे हैं। हमने अपने ड्राई रन में देखा था, हम करंट डिस्टेंस डालेंगे और नोड डालेंगे, हम किस सिटी पे हैं और किस क्या हमारी करंट डिस्टेंस है।
तो हमने प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज़ की जिसमें कि हमने पेयर लॉन्ग लॉन्ग इंट डाला। लॉन्ग लॉन्ग हमारा डिस्टेंस बता रहा है, कॉस्ट बता रहा है, इंट हमारा नोड बता रहा है। वेक्टर पेयर लॉन्ग लॉन्ग इंट, हम सिंपल सी बात है, हम पेयर डाल रहे हैं और कोई भी हो प्रायोरिटी क्यू वगैरह कुछ भी हो वो एट द एंड तो वेक्टर ही होता है। सो वर्ड ग्रेटर का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी क्यू होती है वो मैक्स हीप होती है हमारी, पर हमें मिन हीप चाहिए तो हमें यहाँ पे कंपैरेटर ऑपरेटर यहाँ पे दिया हुआ है बस ये ग्रेटर, जिससे कि हमें मिन हीप मिले, मैक्स हीप मिले बल्कि वो मिन हीप मिले। तो हमारा पी क्यू से हमने प्रायोरिटी किया और पी क्यू में हमने पुश कर दिया 0,1, जो हमारी करंट डिस्टेंस है वो 0 है और हम करंटली फर्स्ट नोड पे है। ये हमने यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया है। अब प्रायोरिटी क्यू में हम किस तरह से हमारी एल्गोरिथम होने वाली है जब तक कि हमारी हीप जो है वो एम्प्टी ना हो जाए। प्रायोरिटी क्यू को हीप भी बोल देते हैं, वो कोई अलग चीज़ नहीं होती। हीप में हम क्या करेंगे, हम सिटी को पॉप करेंगे, जो भी हमारी स्मॉलेस्ट करंट कॉस्ट है, हमने ड्राई रन में भी देखा था, जो भी हमारी करंट कॉस्ट स्मॉलेस्ट है हम उसे प्रिंट कर उसे पॉप करेंगे, उसके सारे नेबर्स को देखेंगे। अगर करंट सिटी का जो मतलब कि अगर हमने पहले से आंसर कुछ सिटी का, फॉर एग्जांपल सेकंड सिटी का हमारा ऑलरेडी आंसर 4 है और करंट जो हमारी कॉस्ट आई वो 5 आई, तो हम 2 को अपडेट नहीं करेंगे, हम बस उस तरफ जाएंगे भी नहीं, हम कंटिन्यू कर जाएंगे। और फिर अगर ऐसा नहीं होता तो हम पुश कर देंगे नई कॉस्ट को अपनी हीप में और आगे बढ़ जाएंगे। कोड देखते हैं, हमने पी क्यू को जब तक एम्प्टी नहीं हो काम किया, पी क्यू के टॉप पे हमने करंट डिस्टेंस और नोड को निकाला, पी क्यू को पॉप किया हमने। पॉप करने के बाद हमने क्या करा कि स्किप कर देंगे अगर हमें ऑलरेडी बेटर डिस्टेंस मिल चुका है, मतलब कि अगर करंट डिस्टेंस हमारा ज़्यादा हो जाता है डिस्टेंस ऑफ नोड से तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमें पहले से ही एक अच्छा जो है नोड मिल चुका है तो हम आगे इस तरफ ना जाएं। आगे हम देखते हैं कि हमने बस उसका नेबर निकाला और वेट निकाला ग्राफ के नोड से। एडजेसेंसी लिस्ट में हमने यही दो चीज़ें स्टोर की थी, पेयर नेबर और वेट हमारा। हम चेक करेंगे कि जो अभी डिस्टेंस ऑफ नोड है, जो पर्टिकुलर अभी 1 से डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है प्लस वेट, अगर वो नेबर के डिस्टेंस से कम होता है, मतलब कि अगर हम 2 से 5 पे जाने वाले हैं और 2 तक आने का डिस्टेंस हमारा फॉर एग्जांपल 10 है, आगे वेट हमारा 5 है और हम ऑलरेडी यहाँ पे 3 डिस्टेंस से पहुँचे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई नोड होगा, फॉर एग्जांपल 3 नोड होगा, हम यहाँ से इस तक आए हुए हैं एक चीपर रास्ते से, ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसे अपडेट ना करें, हम यही चेक कर रहे हैं कि डिस्टेंस का नोड जो कि 10 है, नोड का डिस्टेंस प्लस वेट विच इज़ 15, अगर वो कम है नेबर के कॉस्ट से, अगर वो कम होता, मतलब कि यहाँ पे अगर हमारे पास 20 कुछ वैल्यू होती तो 15 तो कम ही है, तो हम इसे अपडेट करते। पर अभी क्योंकि वो ज़्यादा है तो हम अपडेट नहीं करेंगे, हम बस अपडेट करेंगे अपने जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें पुश करेंगे और अपना आगे बढ़ जाएंगे। यही सिंपल सी हमारी डाइजेस्टर एल्गोरिथम होती है और हम बस यहाँ पे अपना प्रिंट कर देंगे बाद में जो डिस्टेंस है रहता। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n+m log n होने वाली है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल n+m होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको समझ ही आ गई होगी क्योंकि हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे स्टोर करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। और कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, n का मतलब होता है v, मतलब कि वर्टिसेस हमारी, और m होता है हमारा एजेस e। ऐसा बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग v+e भी लिख देते हैं और ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ लोग v+e टाइम्स log v भी लिख देते हैं। सो बस वो लिखने का तरीका है, हम nm में लिख देते हैं, बाकी कुछ लोग v और e में लिख देते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो, जैसा आपको पसंद हो आप लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं ये वाली जो एल्गोरिथम है हमारी n+m log n, ये कैसे आती है। हमारी ओ एन जो है, हम इनिशलाइज कर रहे हैं डिस्टेंस एरे को, तो ओ एन तो हमारा उसी में लग जा रहा है। उसके बाद पुश और पॉप, कोई भी हीप में पुश और पॉप करते हैं हम ऑपरेशन, मतलब कि हम अपनी हीप में ऐड भी कर रहे हैं रिमूव भी कर रहे हैं, तो वो जो ऑपरेशन होता है वो लॉग एन टाइम लेता है, ये चीज़ आपको पता ही होगी। और अब क्योंकि हमें हर एज के लिए ये काम करना है तो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कितनी है एम, और हर एज के लिए हम पुश और पॉप करेंगे तो इसलिए लॉग एन। लॉग एन यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमारे पास नोड्स हैं, हम अपनी क्यू में तो एन नंबर ऑफ नोड्स ही पुश कर रहे हैं तो इसलिए नोड्स, और एम नंबर ऑफ एजेस हमारे पास है, इस वजह से हम यहाँ पे एजेस का काम ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हो जाती है ओ n+m log n।
जो कि काफ़ी एफिशिएंट एल्गोरिथम है, और इस तरीके से हमारी डाइजेस्टर एल्गोरिथम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और आपको मैंने इसका शॉर्टेस्ट रूट वन का पाथ जो कोड है वो भी पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया। रिवाइज करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट रिवाइज हम कर लेते हैं। एक सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास एल्गोरिथम जो होती है वो डाइजेस्टर एल्गोरिथम होती है। हमने पढ़ा कि बीएफएस का हम यूज़ क्यों नहीं करते। बीएफएस का यूज़ क्यों तब करते हैं जब हमें स्टेप्स को मिनिमाइज़ करना होता है। वो कॉस्ट या वेट पर ध्यान नहीं देता, इस वजह से हमने बीएफएस का यूज़ नहीं किया। हमने डाइजेस्टर का यूज़ किया क्योंकि हमें वेट को मिनिमाइज़ करते हुए काम करना था, और डाइजेस्टा में बस हम पीएफएस ही यूज़ कर रहे होते हैं, पर प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करते हैं, मिन हीप का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात होती है, डाइजेस्टा में हम क्या एक्सपैंड करते हैं चीपेस्ट की फॉर्म में, कि सस्ते से सस्ता उठाते हैं, फिर सस्ते से सस्ता उठाते हैं, और चीपेस्ट की फॉर्म में जो है हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक्सपैंड करते चले जाते हैं अपनी एल्गोरिथम कोड को, और उसी के थ्रू हमें आंसर मिल जाता है अपना ईजीली। हमने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़ ली कि एन हमें प्रोसेस करने के लिए लगेगा, और एम लॉग एन, क्योंकि लॉग एन होता है प्रायोरिटी क्यू में कुछ भी हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें लॉग एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। तो यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और डाइजेस्टर एल्गोरिथम आई होप कि आपको समझ आई होगी, और आपको समझ में आता है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ज़रा सा भी कुछ डाउट आता है, आप कुछ भी और चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सी का प्रॉब्लम सेट पूरा ही डालने वाला हूँ, और उसके बाद बहुत सारे प्लान्स हैं, मतलब आप चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।